हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज फिर से जातीय जनगणना का जो मुद्दा है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हमें बात करने की ज़रूरत है। और हमने पिछले वीडियो में बताया कि जातीय जनगणना क्यों आवश्यक है। और अब इस वीडियो में हम लोग इस बात को समझने के प्रयास करेंगे कि इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। आप जानते हैं, हम फिर से ये बात कह रहे हैं कि भारत में जो बहुसंख्यक लोग का धर्म है हिंदू धर्म, उसका कोर जो है, उसकी आधारशिला जो है वो जाति व्यवस्था है। और जाति एक व्यवस्था है। आप एक बात समझ लीजिए कि ये धर्म नहीं है। धर्म कभी भी शोषण की बात नहीं करता। धर्म का उदय ही हुआ है शोषण को खत्म करने के लिए। लेकिन इस धर्म का नाम ले करके बहुत सारे लोगों का दुकान चलता है। ये धर्म और धार्मिक व्यवस्था कहीं न कहीं भौतिकवादी दृष्टिकोण से भी जुड़ी हुई है। अगर भौतिकवादी दृष्टि से नहीं जुड़ी होती तो धर्म की इस शासन व्यवस्था को, सत्ता के इस स्वरूप को, ये सत्ता है, ये पावर स्ट्रक्चर है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक धर्म जाति व्यवस्था को उसी तरह से बनाए रखने की बात नहीं करता। एक धर्म ये नहीं कहता कि वैदिक काल में जो स्ट्रक्चर था समाज का वो बना रहना चाहिए। अगर ये शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती तो कुछ जाति समूह के लोग या कुछ वर्गीय चरित्र के लोग इसे बनाए नहीं रखना चाहते। हमेशा ये लॉजिक नहीं देते कि हमें उसी धार्मिक व्यवस्था को बनाए रखना है। उसे वो महान बताते हैं। कैसी महानता भाई? शोषण को आप महान बता रहे हैं, अन्याय को महान बता रहे हैं, छुआछूत को महान बता रहे हैं, विशेषाधिकार को आप महान बता रहे हैं। उसे आप अध्यात्म बोलते हैं, उसे आप धर्म बोलते हैं, जो शोषण को जस्टिफाई करता है, जो संविधान में दिए गए समानता का विरोध करता है, जो संविधान में दिए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अवधारणा को खारिज करने की बात करता है। आप उसको धर्म कहते हैं, उसको आप न्याय कहते हैं, उसको आप अध्यात्म कहते हैं, उसको आप कहते हैं कि उस पर गर्व करो। निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें हैं भारतीय संस्कृति में। हम भारतीय संस्कृति कह रहे हैं, हिंदू संस्कृति नहीं कह रहे। भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आपको गर्व करना चाहिए। जो हमसे जो न्याय की बात जिन लोगों ने की, एक उदाहरण आप बौद्ध धर्म का ले सकते हैं, जैन धर्म का ले सकते हैं। बहुत सारे धार्मिक प्रवृत्तियां और स्ट्रीम्स रही हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब से जातीय जनगणना की बात होने लगी तब से कुछ लोगों को बेचैनी होने लगी। ये बेचैनी क्यों? ये बेचैनी क्यों? आप जानते हैं दोस्तों कि लास्ट जो पहला जातीय जनगणना हुआ 1931 में हुआ, उस डेटा को रिलीज किया गया। वही आज आधार है ओबीसी, अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण का। इस देश में जातीय जनगणना नया नहीं है। एससी एसटी की जनगणना आजादी के बाद से ही कंटिन्यू है, वो कभी रुका नहीं है। केवल जातीय जनगणना नहीं होती है तो वो है ओबीसी और जनरल क्लास, जिसको यूआरएफ कहते हैं। और 1941 में भी ये गणना हुई थी, जनगणना, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसको कभी रिलीज नहीं किया गया। उसके बाद से इस देश में कहा जाता है कि समाजवादी सोच रखने वाले जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी, लेकिन उनकी सरकार ने हमेशा इस जातीय जनगणना को रोका इस नाम पर कि हम समाजवाद ला रहे हैं। लेकिन समाजवाद तो कभी नहीं आया। उस समाजवाद के नाम पर उन वंचितों को हमेशा आपने वंचित रखने की कहानी लिखी, जो आज भी वंचित हैं, जो आज भी शोषित हैं, जो आज भी उन संसाधनों से वंचित हैं जो उनका हक है। और कुछ लोगों का आपने उस पर ऐसा एक अधिकार बनाए रखने का स्ट्रक्चर क्रिएट किया कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। यूनिवर्सिटी से लेकर के, जुडिशियरी से लेकर के, ब्यूरोक्रेसी से लेकर के, ऊपर से नीचे तक उन्हीं का एक अधिकार बना हुआ है संसाधनों के ऊपर।
और नेहरू सरकार ने इसको एड्रेस नहीं किया, नेहरू सरकार ने इसको नहीं समझा। लगातार सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के इस सवाल को उन लोगों ने दरकिनार किया, और इसीलिए कहते हैं हम बार बार कि दलित और पिछड़े के लिए नेहरू सरकार विरोधी थी। हम पहले के वीडियो में भी कह चुके हैं कि प्राइमरी एजुकेशन पे जितना फोकस होना चाहिए नेहरू सरकार की उतनी फोकस नहीं थी, सेकेंडरी एजुकेशन पर फोकस नहीं थी, हमेशा हायर एजुकेशन पर उनका फोकस रहा, जो आज भी आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जो आपका भारत का विकास है वो नहीं हो पाने का, उस लेवल पर ना हो पाने का सबसे बड़ा कारण है। हायर एजुकेशन उस समय कौन प्राप्त कर सकता था? वही लोग प्राप्त कर सकते थे जो पढ़े लिखे थे, जिनके बच्चे पढ़े लिखे थे। किनको फायदा हुआ हायर एजुकेशन से सबसे अधिक, जबकि जरूरत सबसे अधिक प्राइमरी एजुकेशन की थी उस समय। इस जाति के सवाल को उन लोगों ने दरकिनार किया। काका कलेलकर आयोग का इतिहास आप जानते हैं, किस तरह से उसको खारिज किया गया, किस तरह से वो उस समय के गृह मंत्री जीबी पंत के द्वारा इसको खारिज किया गया, किस तरह से इंदिरा गांधी के द्वारा इस रिपोर्ट को हमेशा ठंडे बस्ते में डाला रखा गया, किस तरह राजीव गांधी ने आरक्षण के खिलाफ एक लंबा भाषण दिया था, आपको पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उच्च जातियों में न्याय प्रिय लोग नहीं हैं। बीपी सिंह ने इसको लागू किया, वो एक ऐसी क्रांति को जन्म दिए जो आज उसी क्रांति का नतीजा है, उसी बदलाव का नतीजा है कि आज जातीय जनगणना के लिए सरकार मजबूर हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके आज के नेता जातीय जनगणना के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो काबिले तारीफ है, वो होना चाहिए, इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। इस प्रेशर के लिए देर आए दुरुस्त है, आप देर आए दुरुस्त है, इसका डिमांड तो आपके 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 जो पूर्वज थे उनको करना चाहिए, तो उनको लागू करना चाहिए था। हमेशा आपके पूर्वजों ने ओबीसी और एससी एसटी के साथ धोखा किया, केवल पॉलिटिक्स ऑफ अप्रोप्रिएशन किया, केवल उनके वोट का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब उनको अधिकार देने की बात हुई तो हमेशा उनको साइड रखा गया, उनके मुद्दे को दरकिनार किया गया। ये कौन भूल सकता है कि जब यूपीए की सरकार थी 2010 में, तो हाउस में उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया था कि हम इस पर कैबिनेट फैसला लेगी। कैबिनेट ने फैसला भी लिया। उस फैसले में उसका नाम दिया गया सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी गठित की गई, जिसके नेतृत्वकर्ता प्रणब मुखर्जी जी थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उसे इस तरह से ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में फंसाया गया। कौन भूल सकता है कि पी चिदम्बरम ने इसका विरोध किया था, और अल्टीमेटली क्या नतीजा हुआ? कुछ नतीजा नहीं हुआ। आज जो लोग कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस के लिए उन्होंने प्रेशर बनाया था, निश्चित तौर पर प्रेशर बनाया था, लेकिन आपकी ये फेल्योर भी रही कि उसको आपने लागू नहीं कराया। आपकी ये क्षमता नहीं थी कि आप लागू करा पाते। आपके बदौलत तो सरकार चल रही थी, लेकिन आपने उस पर काम नहीं किया। ये कौन भूल सकता है? और आज को कौन भूल सकता है कि राहुल गांधी लगातार उस सवाल को उठा रहे हैं। और निश्चित तौर पर यह बहुत ही अच्छी बात है कि विपक्ष के जो नेता हैं भारत में, जो लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं। और शायद ये इन सारे चीज़ों को मिलाकर के आप देखें, जिस तरह से लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस रहा, लगभग 50-55 सीटों से सीधे 99 सीटों पर जनता ने उनको पहुंचाया। इसका मतलब ये है कि अगर ओबीसी के मुद्दों को आप उठाते हैं, SC/ST सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाते हैं, प्रतिनिधित्व का सवाल के मुद्दे को उठाते हैं, और जो ये राहुल गांधी जो लगातार उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार पर इसका प्रेशर है। और उस प्रेशर में ही जातीय जनगणना की बात सामने आई। तो ये काबिले तारीफ है कि कांग्रेस पार्टी अपने गलतियों से सीख रही है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी बहुत देर नहीं कर दी ये रियलाइज करने में कि किनका वोट सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है? केवल आप कोलिजन ऑफ एक्सट्रीम्स क्यों बना के चल रहे हैं?
आपको ये लगता था कि अपर कास्ट और SC ST और मुस्लिम्स को मिला लेंगे तो हमारी सत्ता बनी रहेगी। आप बखूबी समझते थे इस देश में कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का क्या नतीजा होता है। कुछ परसेंटेज वोट आ गए ज़्यादा सब लोगों से तो आप सरकार बना लेंगे, सबके वोट की आपको ज़रूरत नहीं। और जब से OBC यानी कि मंडल जो पॉलिटिक्स है, लोग जब अपनी संख्या समझने लगे, अपना प्रतिनिधित्व का सवाल समझने लगे, पढ़ने लिखने लगे, अवेयर होने लगे, तो वो अपना हक मांगने लगे, वो स्ट्रेटेजिक वोटिंग करने लगे, तब से आपको समझ में आने लगा कि नहीं, उनको साधने की जरूरत है। निश्चित तौर पर ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ऐसा ही नेगोशिएशन चलता है और जिनकी संख्या है वो निश्चित तौर पर अपना हक मांगेंगे। तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी जिम्मेवार रही है इस देश में कि कास्ट सेंसस रुका रहे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस देश में कुछ भी होता है तो उसके लिए पॉलिसी बनती है। और बताइए कि OBC की जनसंख्या 1931 के जनगणना पर आधारित है, उनकी कितनी संख्या बढ़ी होगी? उनका संसद में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं बढ़ा? आज भी उतना ही तक क्यों रुका है? आप जानते हैं कि 1971 में 71 के बाद से सीटों को 2026 तक सीज कर दिया गया, परिसीमन पर रोक लग गई है, सीटों की संख्या बढ़ाने पर रोक लग गई है, 26 के बाद ही वो तय होगा। उसके हिसाब से भी ये कास्ट सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य में किस जातियों की कितनी संख्या है। तो दोस्तों, ये रोके रखा जाना, कास्ट सेंसस नहीं कराया जाना, जो ये जातीय समूह हैं, जितने भी जातीय समूह हैं, उनके साथ सरासर अन्याय है, उनके अधिकारों के साथ अन्याय है, उनके संवैधानिक जो संवैधानिक व्यवस्था में न्याय है उसके साथ अन्याय है। न्याय की जो परिकल्पना है उस पर ये चोट था जब तक कि आप जातीय जनगणना नहीं कराते। उनकी संख्या अगर नहीं आप जानते तो किस तरह का पॉलिसी आप बना रहे हैं? कैसे आपको पता चल रहा है कि किस सेक्टर में, किस ब्रांच में सरकार के कितने संख्या में OBC के लोग हैं, SC ST के लोग हैं? आप कैसे ये पता लगाएंगे कि OBC के अंदर कौन सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले रहा है? ये कैसे आप जानेंगे? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, अनुत्तरित हैं, जिनका कोई आंसर नहीं दिया जाता है। जुडिशरी के अंदर आप देखिए कि कुछ खास परिवारों का एक अधिकार बना हुआ है। वो जुडिशरी जो कहती है कि हम न्यायप्रिय हैं, वो जुडिशरी जो कहती है कि हम जो मौलिक अधिकार है उसको लागू करते हैं, ये वो जुडिशरी है जो कहती है कि संविधान की व्याख्या का हम अधिकार रखते हैं, ये वो जुडिशरी है जो कहती है कि संविधान का शासन है। लेकिन जब उसके इंटरनल फंक्शनिंग को आप उठा करके देखेंगे तो ये पता चलेगा कि संविधान की जो भावना है सामाजिक, राजनीतिक, न्याय की, वो बिल्कुल ही नहीं है। अपॉइंटमेंट्स आप उठा करके देख लीजिए, कितने OBC के जजेस हैं, जस्टिसेस हैं, कितने SC ST के हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने माइनॉरिटी हैं। आप ये रिसर्च का डेटा है कि कुछ 200-300 परिवारों के लोग ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेज बनते हैं। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम है आपके यहाँ, जो कि वो अन्याय को बढ़ावा देता है, कुछ जातियों के इंटरेस्ट को बढ़ावा देता है, केवल उन्हीं को मानता है कि सबसे योग्य हैं। योग्यता यहां जाति से निर्धारित होती है, जो कि सरासर गलत है। किसी भी तार्किक और साइंटिफिक आधार पर यह नहीं व्यवस्था बनी हुई है, ये व्यवस्था कुतर्क पर आधारित है। और ये वो लोग हैं जो लगातार वर्षों से विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस आधार पर ये कहते हैं कि हम मेरिटधारी हैं। मेरिट बनता कैसे, इसको समझने की जरूरत है। कौन होता है मेरिट बनाने वाला, कैसे तय होता है मेरिट, इस सवाल को समझने की जरूरत है। किसी खास जाति में पैदा होने से आपको विशेषाधिकार वर्षों से मिला, उस विशेषाधिकार के परिस्थितियों में पैदा होने से आप ये कहते हैं कि आप मेरिट वाले हैं। आप इस विशेषाधिकार को छोड़ करके और 100 साल उस परिस्थिति में रहिए, एक पैरामीटर के तौर पर एक दलित परिवार में पैदा होने वाले बच्चे की तरह स्ट्रगल करिए और तब मेरिट आप बनाइए, और तब हम देखते हैं कि आपका मेरिट कहाँ जाता है। तो प्रिविलेज को आप मेरिट कहते हैं। आप अपने विशेषाधिकार को छुपाने के लिए एक नया बड़ा ही
बेहतरीन शब्द खोजा और उस बेहतरीन शब्द को लोग पहचानने लगे और उसी पर सवाल उठाने लगे, तो आपको मिर्ची लगने लगी, बेचैन हो गए आप, गाली गलौज पर उतर गए आप सारा काम जाति आधार पर करेंगे और जब जाति की गणना करने की बात हुई तो आपको बेचैनी होने लगी। आपका ये एटीट्यूड बताता है कि आप कितने अन्याय के पक्षधर हैं, कितने आप असमानता के पक्षधर हैं, कितनी आपके सोच में गंदगी भरी हुई है। आप संविधान के मूल्यों के खिलाफ हैं। संविधान समानता की बात करता है, मानव अधिकारों की बात करता है, लेकिन उसको आप मानते ही नहीं। आपके दिमाग में आज भी वही गंदगी भरी हुई है जो 2000 साल पहले भरी हुई थी। जिस व्यवस्था को आपने जन्म दिया वो शोषण पर आधारित है, वही मानसिकता आज भी भरी हुई है आपके अंदर, और इसी वजह से आप जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। जब इतना ही आपको जाति पर घमंड है तो फिर संख्या जानिए ना, जानना चाहिए ना संख्या कि क्या है आपकी संख्या, कितने हैं आप संख्या में, कितना आपका संख्या बल है। आप वैसे तो हिंदू मुसलमान के नाम पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक करते हैं, लेकिन जब हिंदू धर्म में ही ये पता चलने लगने का आपको डर है कि हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तब फिर आपको क्यों परेशानी है। इस देश में सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए आप हिंदू मुसलमान करते हैं, जो अल्पसंख्यक है उसको हमेशा दबाए रखने चाहते हैं, और हिंदू धर्म व्यवस्था के अंदर ही आपको जब ये लगने लगा कि हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तब आपको बेचैनी हो रही है क्या। और इतना दिन तक उन बहुसंख्यक जातियों को आप मूर्ख बनाते रहे, हिंदू के नाम होने के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर उनको दंगा फसाद में झोंकते रहे, धर्म के नाम पर उनसे क्राइम कराते रहे, अपराध कराते रहे, अपराधी बनाते रहे, और संगठन के अंदर आप अपना एक अधिकार बनाए रखे, तब आपको तो मजा आ रहा था। और आज वही जातियां अपना अधिकार जब मांग रही हैं तो आपको बेचैनी हो रही है। तो बेचैनी मत रखिए, क्योंकि समाज में जब परिवर्तन होता है ना तो बहुत 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 सारे सवालों का जवाब ढूंढता है, वो बहुत सारे अपने हकों को मांगता है, जो हक उनसे छीना गया है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि किसी का कोई हक, अगर कोई आज सत्ता में है, कोई आज व्यवस्था का फायदा उठा रहा है, हर जगह एक अधिकार बनाए रखा है, तो वो धर्म की सत्ता का बुरा इस्तेमाल करता है, बेजा इस्तेमाल करता है। वो किसी पूर्व कर्म का नतीजा नहीं है। वो कर्म को इसीलिए नाम देता है, कर्म का नाम इसीलिए लेता है ताकि उसके विशेषाधिकार पर आप सवाल न उठाएं, उसके एकाधिकार पर आप सवाल न उठाएं। धर्म का और बाकी चीज़ों का जो वो गलत तरीके से जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उस पर सवाल न उठाएं। और आपका सोचने और समझने का तरीका जो है, सोचने और समझने की जो क्षमता है, वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाए। इस साजिश को समझना होगा। और ये जो लोग विरोध कर रहे हैं जातीय जनगणना के, उसमें उनको महारत हासिल है, ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये लड़ाई जो जातीय जनगणना की लड़ाई है, ये लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई इस देश को मजबूत करने की लड़ाई है, ये लड़ाई प्रतिनिधित्व के सवाल को एड्रेस करने की लड़ाई है, ये लड़ाई धार्मिक सत्ता पर आधारित, भेदभाव आधारित व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है, ये लड़ाई जो संविधान में समानता के अधिकार को लागू करने की बात है उसकी लड़ाई है, ये लड़ाई जुडिशियरी में कुछ ही जातियों के वर्चस्व और एकाधिकार को खत्म करने की लड़ाई है, ये लड़ाई डेमोक्रेसी में सवाल पूछने की लड़ाई है, ये लड़ाई उस धार्मिक सत्ता के खिलाफ है। हम सत्ता बोल रहे हैं, धार्मिक व्यवस्था नहीं। उस धार्मिक सत्ता के खिलाफ है जिसमें कुछ जातियों के लोग ही सारे संसाधनों पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। ये लड़ाई ये बौद्धिक एकाधिकार के खिलाफ है, जिसमें कुछ जातियां सोचती हैं कि हम सबसे बड़े बौद्धिक वर्ग हैं और इस देश की दशा और दिशा वही तय कर रहे हैं। ये लड़ाई उन सदियों से वंचित लोगों की लड़ाई है जिन्हें किसी खास जाति में पैदा होने की वजह से हर संसाधनों से उन्हें वंचित रखा गया। और ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई अभी शुरुआत है उस लंबी लड़ाई का, जिसमें इस देश का वंचित तबका शासन करे, उस व्यवस्था को लागू करे जिसमें कोई भी वंचित न रहे।
निश्चित तौर पर उनको नुकसान होगा जो हमेशा से सत्ता बनाए रखे हैं, सत्ता का फायदा उठाए हैं, संसाधनों का एक अधिकार के तौर पर इस्तेमाल किए हैं, अपने अपने विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहते, उनको बिल्कुल नुकसान होगा। आपको उस लेवल पर तो आना ही होगा जितने अनुपात में आपने लोगों की हकमारी की है। और दोस्तों, ये हक की लड़ाई है, हकमारी के खिलाफ। ये लड़ाई है न्याय की विशेषाधिकार के खिलाफ। ये लड़ाई है समानता की और समानता के खिलाफ। ये लड़ाई है उनके खिलाफ जो शोषण में विश्वास करते हैं। ये लड़ाई है शोषण विहीन समाज बनाने का। और इस लड़ाई को शुरू करने के लिए अगर सरकार ने फैसला लिया है तो ये काबिले तारीफ है। ये उनकी जीत है जो लगातार कहते रहे कि सामाजिक न्याय ही इस देश को मजबूत कर सकता है। ये लड़ाई जातीय जनगणना की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई, प्रतिनिधित्व की लड़ाई भारत को विकसित बनाने की लड़ाई है, भारत को महाशक्ति बनाने की लड़ाई है। ये भारत तभी महाशक्ति और विकसित बन सकता है जब सामाजिक न्याय आधारित न्याय से प्रेरित नीतियां बनेंगी। और ये प्रेरित नीतियां तभी बनेंगी जब जातीय जनगणना बेहतरीन तरीके से किया जाएगा और उस पर आधारित पॉलिसी बनेगी, ताकि सभी लोग ये महसूस करें कि ये हमारा देश है, अन्याय पर आधारित नहीं है, न्याय पर आधारित है, समानता पर आधारित है, असमानता पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों, इस विचार को समझिए, समानता के अधिकार को समझिए, न्याय को समझिए, और जो विरोध कर रहे हैं उनका पर्दाफाश करिए। तभी ये जातीय जनगणना असल में इस भारत देश को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित करेगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक भारत एक विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन सकता। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।